वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैंने ये नया यूट्यूब चैनल खोला है ताकि एजुकेशन को और अच्छा किया जाए। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। स्कूल में जाते हैं, 6 घंटे 7 घंटे का क्लास करते हैं, उसके बाद भी क्या जरूरत पड़ती है उनको कोचिंग करने की। अगर 7 घंटे आप पढ़ के भी कोचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है स्कूल में सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिल रहा है या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पे हर जीव जंतु पैदा हुए हैं, तो ऐसे ही सब्जेक्ट भी पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग को रियलाइज नहीं होता है वो चीज। और मैं ये साबित कर दूंगा, सब्जेक्ट भी पैदा हुए हैं। हर सब्जेक्ट अपने समय के साथ आया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया आई और सारे सब्जेक्ट भी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आ गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पृथ्वी बनने से पहले, इस पृथ्वी पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नेचर आने से पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी ब्रह्मांड में। जैसे ब्रह्मांड में पहले क्या था, कहा जाता है कि एक तारा था, उस तारे में विस्फोट हुआ, उसी से बहुत सारे तारे बने और उसके बाद ग्रह बने, उपग्रह बने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा पैदा हुआ, हम ये देखते हैं। अगर हम मान लें कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले तारे थे, ग्रह बने, उपग्रह बने, तो ये सब एक पार्टिकल से बने, अणु से, मॉलिक्यूल से, एटम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटम और मॉलिक्यूल, अणुओं और परमाणुओं से बने। तो हम कोई भी अणु या परमाणु कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। यानी कोई भी तत्व काम कैसे करता है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, अलग अलग उनके स्वभाव होते हैं, अलग अलग उनकी नेचर होती है। तो सबसे पहले अगर ब्रह्मांड बना तो इसका मतलब सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा जिसकी वजह से वो विस्फोट किया। एक तारे से 2 तारे हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 2000 हुए, 2000 से 2 लाख हुए। इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और उसके बाद जब धीरे धीरे ब्रह्मांड बना, तारे बने, तो उन्हीं तारों में से फिर कहा जाता है पृथ्वी बनी, हमारा जो प्लेनेट है। ऐसे इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। तो बेसिकली ये लोग काम कैसे करते हैं, कोई भी चीज काम कैसे करता है, इसी को हम लोग कहते हैं साइंस। तो साइंस यानी कोई चीज काम कैसे करता है। जो ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल से विस्फोट होकर टूटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। फिजिक्स। अब उसके बाद अगर प्लेनेट बन गया, हम लोगों का स्टार बन गया, उपग्रह बन गया, ब्रह्मांड बन गया, ऐसे ही हमारा पृथ्वी बन गया। तो इस पृथ्वी पे सबसे पहले आया क्या? जमीन था, जल था। हाँ, जमीन था, जल था, और उस जमीन पे धीरे धीरे वनस्पतियों का उपयोग हुआ, यानी बॉटनी। जब नेचर डेवलप हो गया इस पृथ्वी पे, यानी पानी का भी स्रोत हो गया और वनस्पतियों का भी स्रोत हो गया, उसके बाद जीव जंतु पनपे। सबसे पहले समुद्र में पनपा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर आए और स्थल पे गए। यानी जीव जंतु में बात हम करते हैं जूलॉजी में। और इन्हीं दोनों को हम एक साथ करते हैं बायोलॉजी। अब जीव जंतु भी बन गए, नेचर भी बन गया है, जिसको हम लोग बायोलॉजी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब जीव बने तो जीवों में बहुत सारे आए, जैसे हम लोग इसके कहा जाता है पूर्वज बंदर थे, तो उन्हीं बंदरों से मानव का विकास हुआ। और मानव भी जब पहली बार आए थे तो ना शिक्षित थे, बिल्कुल जानवर जैसा व्यवहार करते थे,
ठीक है। तो शुरुआत में मानव जंगल में रहते थे, पेड़ गुफाओं में रहते थे, जंगल में पेड़ पौधों के फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, मांस कच्चा खाते थे, भून कर खाने लगे। यानी एक तरीके से हिस्ट्री में हम आ रहे हैं, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में ये था प्राचीन काल का एकदम हिस्ट्री, तो जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हालांकि हिस्ट्री 3 होता है, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल में 3 पार्ट हो गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद उत्तर पाषाण काल आया। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, या हड़प्पा सभ्यता, या उसके बाद उसी में पढ़ते हैं हम लोग आर्य समाज यानी वैदिक सभ्यता। उसके बाद तमाम जगह बौद्ध जैन धर्म आने लगे, यानी एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, जब मानव धीरे अपना जीवन सरवाइव करने लगा, तो वो लोग आगे फिर धीरे डेवलप हुए, यानी आग का निर्माण किया, फिर कच्चे मकान बनाने लगे, घास फूस के मकान बनाने लगे, पशुओं का पालन करने लगे। ठीक है। उसके बाद वो लोग और डेवलप किए, तो राजा महाराजा आए। ठीक। तो ये एशियन हिस्ट्री का समय तो पीछे था। हम यहाँ पे लिख दें 712 एसी। 712 एसी से पहले का समय। ठीक है, पहले, ये एशियन हिस्ट्री में आता है। उसके बाद क्या हुआ था, जब राजा महाराजा आ गए, तो इसमें भी राजा महाराजा थे जो मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, वो लोग 712 में आए। ठीक है। यानी एक तरीके से मिडिल हिस्ट्री। उनको हम जो मुस्लिम शासकों का जो अध्ययन करते हैं, उसे मिडिल हिस्ट्री में करते हैं। ठीक है। मिडिल हिस्ट्री। ठीक है। ये 1707 तक चला था, हालांकि 1857 तक चला था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जत्ती जो थे मुगल वंश के आखिरी शासक, वो 1857 की क्रांति में उनको हरा दिया गया और राजा के पद से हटा के उनको म्यांमार में रंगून, म्यांमार जिसका वर्तमान में नाम बर्मा है, वहां पे रंगून एक शहर था, वहां पे निर्वासित कर दिया गया था। तो मिडिल हिस्ट्री आया। उसके बाद जो अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के समय से भारत की आजादी तक को हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हम इसको मिटाते हैं, और इन तीनों को हम एक साथ कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्ट्री आया था, तो वहां पे हम लोगों को जो एशियन और मिडिल काल में थे मानो, वो लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है। चाहे पैसे के जरिए, चाहे वस्तु विनिमय के जरिए, वो लोग व्यापार भी करते थे, यानी इकोनॉमिक्स भी उस समय आ गया था। इकोनॉमिक्स। ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स धीरे धीरे बहुत ग्रोथ कर गया, आज के समय सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन मैं हालांकि इसको जब पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, तो इतना बेसिकली पढ़ाऊंगा कि आपके अगर घर में 10-12 साल के बच्चे भी होंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस तरीके से समझेंगे, उनको किताबी भाषा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का भी हो गया। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी 1947 में, 1947 में, तो उसके बाद हम लोगों के देश को चलाने के लिए एक कोई रूल और रेगुलेशन चाहिए था, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है। तो उसी को अब उसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है। तो आप देखेंगे, हालांकि सॉरी, यहाँ पे कुछ चीजें छूट गई हैं, हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी यानी बायोलॉजी, ये चारों के बाद जो थे यहाँ पे हम कहते हैं फोर्थ, ये 1 2 3, ये 3 हो गया, और फोर्थ नंबर पे आपका आया था, ये तीनों तो 5 हो गए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है।
4th नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट आया था उसको सॉरी हम भूल गए थे लिखना, यानी हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी हो गया। तो उसके बाद जो हम लोगों का नेचर बना था, तो नेचर के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी वर्ल्ड के नेचर के बारे में, पहाड़ पर्वत नदी झरना झील क्रीक सोता गल्फ बेक, बहुत तरीके के हैं नेचर, हवा मिट्टी कृषि एग्रीकल्चर, ये सारी चीजों को जो हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड के जियोग्राफी में वर्ल्ड के नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो इंडियन जियोग्राफी। और उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं जैसे हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, तो राज्यों में कुछ शहर भी होते हैं जिसको हम अब तो जियोग्राफी में तो हम लोग नेचर पढ़ लिए, लेकिन शहरों के बारे में कुछ फेमस चीजें होती हैं। जैसे हमारे बनारस में है विश्वनाथ मंदिर, बहुत प्राचीन काल का है। ठीक है, सबसे पुराना शहर, तो ये सब चीजें आते हैं हम लोग मैप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी में ही एक टॉपिक हो जाता है मैप। और वर्ल्ड के जियोग्राफी वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं वर्ल्ड में, इंडियन शहरों के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं इंडियन मैप। ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एक सब्जेक्ट हमारा बन रहा है। केमिस्ट्री हो आया यानी पहले, उसके बाद फिजिक्स आया, फिर बायोलॉजी आया, फिर आपका जियोग्राफी आया, उसके बाद हिस्ट्री आया, इकोनॉमिक्स आया, पॉलिटिक्स आया। ठीक है, और इसी दरमियान यानी हिस्ट्री में ही आपका आया था हिंदी। ठीक है, बहुत सारे लेखक आए, राइटर आए, पोएट आए, तो हिंदी भी हम यहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कितना हो गया देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 सब्जेक्ट पढ़ गया। अब इसके अलावा हम लोग जैसे वेद पुराण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, यानी माइथोलॉजी, जो हम लोगों का प्राचीन कथाओं पे रहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं माइथोलॉजी। तो उसके लिए हम अलग से पढ़ा देंगे माइथोलॉजी। ठीक है, माइथोलॉजी में हम लोग अपने वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। ठीक है, यानी हम लोग अपने, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान, यानी हम लोग पहले युग पढ़ते हैं। जैसे 4 युग होता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, उन युगों के बारे में, उन कौन कौन जन्म लिया उसके बारे में, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं माइथोलॉजी में। ठीक है, यानी 9 टॉपिक, 9 सब्जेक्ट आपका हो गया। ठीक है, अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हिंदी, उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए तो इंग्लिश, तो यानी ये इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आमतौर पर हम कहें तो ये एक लैंग्वेज है। जैसे हम कोई चीज इंग्लिश में बोलते हैं, हम इंडिया में रहे हैं तो शुरू से ही इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो हिंदी आता है, बस उसी चीज को कन्वर्ट करके आप दूसरे देश में बोल रहे हैं, इंग्लिश कहीं पे चल रहा है, जैसे ब्रिटेन में इंग्लिश, अमेरिका में इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बस एक लैंग्वेज। इंग्लिश से हमको कोई सीख नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि आज के समय में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट सर्विस में आपका मैथ, हालांकि मैथ को हम देखेंगे तो हम यहीं पे डाल सकते हैं, हिस्ट्री नहीं, क्योंकि जब आदमी आए थे वो लोग अपना इकोनॉमिक्स आया साथ में उनके हिस्ट्री के समय, तो यहीं पे वो लोग अपना व्यापार करने के लिए मैथ का भी काम करते थे। मैथ तो आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोगों के पास 10 सब्जेक्ट हो गए। यही चीज हम लोगों को स्कूल में 12th और ग्रेजुएशन तक पढ़ा जाता है। जो साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया। जो आर्ट से पढ़ता है वो हिस्ट्री पढ़ता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, माइथो, जो भी ले लिया। पंडित जी लोग हैं तो वो लोग माइथोलॉजी पढ़ेंगे, जो पूजा पाठ कराते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा एक सब्जेक्ट का क्रम हुआ। वैसे ही जैसे हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड के बाद हम लोग धीरे धीरे आए, इसी क्रम में सब्जेक्ट भी पैदा हुए। ठीक है, अब हम लोग को दिक्कत क्या होता है कि हम लोगों का जो स्कूल में बुक होता है, इधर उसको 20 से दे दिया गया, 2-4 चैप्टर दे दिया गया,
उसको शुरुआत का हमको मालूम ही नहीं, ठीक है, शुरुआत का हमको मालूम ही नहीं, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? यानी कंसेप्ट हमारा जब तक क्लियर नहीं होता हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको कह दें इधर कि इधर देखिए, राम के दादा मोहन है, मोहन है, ठीक है। यानी इससे तो ये इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि राम के दादा मोहन है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर दें कि राम के पिता कौन है। अब इससे तो बस एक ही टॉपिक निकल रहा है कि राम के दादा मोहन है, यानी मोहन का नाती जो है वो राम है। अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा और कर दें, सोहन का बेटा राम, ठीक है, कॉमा लगा दिए, यानी ये सेंटेंस अलग हो गया। सोहन का बेटा राम सोहन का बेटा राम, यानी सोहन का बेटा राम है और राम के दादा मोहन है, ठीक है। अब ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो रहा है। अब आप यहां से पूछेंगे कि राम के दादा कौन है, तो मोहन, मोहन का नाती कौन है, तो राम, मोहन का लड़का कौन है, तो सोहन, राम किसका लड़का है, तो सोहन का लड़का, यानी एक पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया। और हम लोग के स्कूल में जो टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो आधा अधूरा रहता है। जब आधा अधूरा रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। टीचर से पूछो तो टीचर डांटेंगे, इसलिए मजबूरी पड़ती है वो लोग की कोचिंग। तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे बेसिकली एकदम, क्योंकि पढ़ाने का एकदम एक सिस्टमैटिक ढंग होता है। ये ढंग जब सब्जेक्ट पैदा हुआ तो इसी क्रम में पढ़िए हर चीज को, ताकि आपका बेस अगर मजबूत होगा, कहते हैं ना कि मकान बनाने से पहले उसका आधार यानी बेस मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तो आप उस मकान पे 2 तल्ला नहीं 10 तल्ला खड़ा करेंगे, और अगर आपका बेस कमजोर होगा तो उस मकान पे आप 2 ही तल्ला खड़ा करने में वो बेस यानी मकान गिर जाएगा। बच्चों का जब बेस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लोग एजुकेशन अच्छे से सीखेंगे कैसे? इसलिए उनकी मजबूरी पड़ रही है कोचिंग। तो हम यहाँ पे, हालांकि चैनल चलाने का यही मकसद है कि जितना सब्जेक्ट है ये सब हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, माइथोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, हिंदी, सब कुछ मैं अकेले पढ़ाऊंगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ बच्चों की आज के एक गूगल अजीब विचारधारा चल रही है। उन लोग का सोचना होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का एक ही टीचर होता है। जैसे अगर कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो केवल हिस्ट्री पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं हो। जियोग्राफी या साइंस भी पढ़ा सकता है, मैथ भी पढ़ा सकता है। क्योंकि और स्कूल में इसी तरीके से पढ़ते हैं तो उन लोगों के ब्रेन में ये चीज डेवलप हो जाता है। वो मानने लगते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर होता है। और अगर ये सोच आपके दिमाग में है जब तक, आप कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि आप आम खाओ गुठली मत गिरो। आपको पढ़ने से मतलब है। आप ये मत सोचो कि हमारा हर सब्जेक्ट का अलग टीचर, ठीक है? क्योंकि टीचर को स्कूल में एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन वहीं पर बच्चे उसके अपोजिट में देखेंगे एक बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। आर्ट्स है तो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, जियोग्राफी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मतलब साइंस और आर्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है वो सब अलग अलग पढ़ते हैं। तो जो बच्चा पढ़ सकता है टीचर पढ़ा क्यों नहीं सकता? तो अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है तो आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है? अगर पढ़ना है तो कमजोर बनना पड़ता है। झुक के रहोगे तभी सीखोगे, ठीक है? क्योंकि कहा गया है ना, जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है। अकड़ तो उसमें रहती है जिसमें कांटे रहते हैं। तो झुकना सीखो, और पढ़ने के लिए झुकना ही पड़ता है।
एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए। जितना ज्यादा आप झुकोगे, शांति से पढ़ेंगे आप, उतना ज्यादा ही आप सीखेंगे। क्योंकि टीचर हमेशा जो होता है तो कमजोर बच्चों पर ही ध्यान देता है, और अपना अलग से बुद्धि लगाएंगे तो फिर जैसे अभी तक पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पढ़ाने का तरीका। अब हम यहाँ पे देखिए एक पूरा सब्जेक्ट बना और इसी क्रम में पढ़ाएंगे। हालांकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, हाँ इसको पढ़ाएंगे। अभी नया नया चैनल है, बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, आराम से देखिएगा, मजा आएगा। पढ़ाई नहीं तेल लगेगा। हम लोग पता है आप देखते होंगे कि 3 घंटे की मूवी में हम लोग एक बार मूवी अगर देखते हैं 2.5-3 घंटे का, उसमें बहुत सारा चीज हमको याद हो जाता है। क्यों? इसका कारण है कि हम लोग को इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, यानी दिमाग वो चीज आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और ये चीज क्यों नहीं समझना? क्योंकि टीचर कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो ध्यान भटकेगा, और ध्यान भटकेगा तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे सब कुछ होगा। मैं आपको यहाँ पे हर चीज पढ़ाऊंगा, इसके अलावा भी बहुत चीज पढ़ाऊंगा, बता दे रहे हैं अभी। हालांकि मैथोलॉजी का बात किए थे, केवल पढ़ लेना ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि जिंदगी जब परीक्षा लेती है ना तो कोई भी टॉपिक काम नहीं करता। ये कोई भी सब्जेक्ट आपका काम नहीं करेगा। आपके प्रैक्टिकली लाइफ वहाँ पे बहुत वहाँ पे आपको काम देगा कुछ अलग। ठीक है, कि लाइफ अगर आपका कठिनाई में चल रहा है, टेंशन में है, दुख है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको झुका सके, और अगर आप मानसिक रूप से हार मान लोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उठा भी सकती है। ठीक है, कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से अगर आप हार मान लिए तो आपको कोई नहीं जीता सकता, और मन से अगर जीत मान लिए तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता। एक न एक दिन जरूर सफल होगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइथोलॉजी के तहत जो आपका प्रैक्टिकली लाइफ होता है उससे जुड़े, ताकि आपको कभी दुविधा ना हो, टेंशन ना हो, तनाव में ना रहो, डिप्रेशन में ना रहो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ, गीता। ठीक है, त्रेता युग में, हालांकि गीता जो था द्वापर युग में था आपका, कृष्ण जी जन्म लिए थे। राम के विचारों को भी ग्रहण करो, क्योंकि राम ने शत्रुओं को अपनाना समझाया कि शत्रुओं को अपनाते कैसे। ठीक है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम। तो राम का भी विचार देंगे। उसके बाद द्वापर युग के वही जो विष्णु के अवतार थे, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में 8वें अवतार लिए थे विष्णु भगवान। वो भागवत गीता में, यानी कूटनीति, कितना छल किए थे कृष्ण भगवान। लगता है ना भगवान होके वो बुरा किए, बुरा वो नहीं होता है। क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, समय पर डिपेंड करता है। नैतिक यानी अच्छा, अनैतिक यानी बुरा। समय के साथ देखा जाता है वो अच्छा है या बुरा। अगर आप किसी का भला करने के लिए झूठ बोलते हो तो वो नैतिक है, अच्छी चीज है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, बोल दो, बेझिझक बोल दो। और अगर आपके सच बोलने से किसी का बुरा हो रहा है, यानी बर्बादी हो रही है, तो मत बोलो। समय के ऊपर डिपेंड करता है क्या नैतिक है क्या अनैतिक। तो हम राम के विचारों को भी ध्यान देंगे। उसके बाद अगर कोई नहीं समझता है, जो कि आपको हमेशा परेशान करता है, तो उसके उन जैसे लोगों से कैसे निपटाया जाए, तो द्वापर युग के कृष्ण की तरह बनना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद छल कपट हर चीज अपनाओ, क्योंकि कलयुग है, ना सतयुग है, ना त्रेता युग है, ना ये द्वापर युग।
ये कलयुग है। तो कलयुग में चाणक्य राजनीति, रणनीति और कूटनीति, ये जिस व्यक्ति के भी अंदर तीनों गुण हैं उसे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए चाणक्य ने राजनीति करना सिखाया, रणनीति कैसे बनाई जाती वो भी सिखाया, और कूटनीति के जरिए बिना लड़े ही शत्रुओं को पराजित कर देना भी चाणक्य ने सिखाया था। ग्रहण करो तीनों का ज्ञान, राम जी का भी, कृष्ण का भी, और जरूरत पड़े तो चाणक्य। पहले मुलाकात करो राम की तरह, फिर बात करो कृष्ण की तरह, और जरूरत पड़े तो लात मारो चाणक्य। तीनों अवस्थाएं हैं। टेढ़ा तो होना पड़ेगा दोस्त जिंदगी में, क्योंकि कहा गया है जो पेड़ सबसे सीधा होता है वही सबसे पहले काटा जाता है। तो कलयुग चल रहा है, ये ज्यादा सीधा बनोगे तो लोग हमेशा मिसयूज करेंगे। राजनीति, रणनीति, कूटनीति तीनों याद रखना, दिमाग में सब कुछ देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ में पढ़ने का जो है तरीका वो तो बता दिए। अब यहाँ से हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बेसिकली हम आपके जीने की कला जो होती है, यानी आपके अंदर कोई समस्या है, उस चीज पर हम हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक पे आएंगे। हालांकि अकेले हमको ये 10-12 सब्जेक्ट पूरा पढ़ाना है तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको कोशिश करेंगे हर रोज आपको एक वीडियो हम अपना कोई न किसी टॉपिक पे देते रहें। और अगर पसंद आए तो उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जैसा टेंशन आपके लाइफ में है वो किसी और के ना हो, आपको भी नॉलेज हो, सबको नॉलेज, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये बात यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।